हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। पिछली वर्कशीट में हमने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स और डोबेराइनर ट्राइड्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट डिस्कस करेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। आइए डिस्कस करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल थी क्योंकि यहीं से काफी कुछ जो है हम जो आजकल मॉडर्न टेबल यूज कर रहे हैं काफी आइडिया यहीं से लिया गया था। ठीक है, तो ये जो टेबल है वो दिमित्री मेंडलीव जो रशियन केमिस्ट थे उन्होंने दी 1869 में। ओके, जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल अपनी दी उस टाइम पर 63 एलिमेंट्स जो है वो नोन थे, यानी उन्होंने अरेंजमेंट कितने एलिमेंट्स की 63 एलिमेंट्स की। अगेन उनकी जो अप्रोच थी, उन्होंने जो ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दी वो किस बेस पे थी? दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी अब तक जितनी भी हमने पढ़ी हैं, चाहे वो डोबेराइनर की है या न्यूलैंड की है या हम मेंडलीव की पढ़ रहे हैं, तीनों ने बेस क्या लिया उसका? एटॉमिक मास। ओके, अब उन्होंने क्या किया? एक्चुअली अब हम इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए इसको। उन्होंने किया क्या इसको क्लासिफाई करने के लिए? उन्होंने ब्लैंक कार्ड लिए। ठीक है, ब्लैंक कार्ड लिए और ब्लैंक कार्ड पे जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उन सब के जो है प्रॉपर्टीज लिख दी। प्रॉपर्टीज इन द सेंस लाइक एटॉमिक सिंबल लिख दिया, उसका एटॉमिक मास लिखा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी। तो ये सारी चीजें लिखने के बाद उन्होंने सारे जो एलिमेंट्स थे उनके जो कार्ड्स थे उनको अरेंज करना शुरू कर दिया। अब अरेंजमेंट उन्होंने कैसे करनी शुरू की? जो प्रॉपर्टी जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उन्होंने उनको एक ग्रुप में डाल दिया। जैसे अब यहाँ टेबल से अगर इसको क्लियर करने की कोशिश करें तो देखिए, जैसे उन्होंने फर्स्ट ग्रुप लिया, फर्स्ट ग्रुप में उनको जो है हाइड्रोजन और लिथियम की प्रॉपर्टी सेम लगी तो उन्होंने इसको ऐसे डाल दिया एक ही ग्रुप में। फिर सोडियम की प्रॉपर्टी सेम लगी, पोटाशियम की लगी, ऐसे डालते चले गए। अब हाइड्रोजन के बाद लिथियम, बेरिलियम, ऐसे जो है उन्होंने अलग अलग, लाइक लिथियम और बेरिलियम की प्रॉपर्टी सेम नहीं है तो उन्होंने लिथियम बेरिलियम को लिथियम के साथ ना रखते हुए अलग से एक सेकंड ग्रुप बनाया और उसमें रख दिया। फिर बोरोन की बारी आई। बोरोन जो है, बोरोन की प्रॉपर्टी इसके साथ नहीं मिलती थी तो उन्होंने इसको थर्ड ग्रुप में रखा। फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरह से जो भी एलिमेंट्स थे उनको ग्रुप्स में बांटते चले गए। फिर जब कैल्शियम यानी 40 तक पूरी अरेंजमेंट हो गई तो नेक्स्ट जो ग्रुप है ये आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है कि जैसे टाइटेनियम है, टाइटेनियम उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर बोरोन, एल्यूमिनियम से नहीं मिलती थी, लेकिन वो कहाँ मिल रही थी? यहाँ पर मिल रही थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने यहाँ पर कार्ड के लिए जगह छोड़ दी। उनका कहना ये था कि यहाँ पर फ्यूचर में कोई ना कोई एलिमेंट जरूर डिस्कवर होगा और उसी डिस्कवर्ड एलिमेंट को बाद में यहाँ रखा जाएगा ताकि जो हमारी टेबल है वो डिस्टर्ब ना हो। ओके, तो उन्होंने क्या किया? यानी उन्होंने एम्प्टी बॉक्सेस छोड़े इन द टेबल फॉर द न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट। उन्होंने प्रॉपर्टीज के हिसाब से अगर हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट देखें तो अब देखिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप हैं? 8 ग्रुप हैं। ओके, ये क्या होते हैं? ये होते हैं ग्रुप्स। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ग्रुप हैं। और ये क्या है हमारे? ये हैं पीरियड्स, लाइक 1 2 3 4 5 6 जो है क्या है? टोटल पीरियड्स हैं। उन्होंने एक ग्रुप को प्रॉपर्टीज के हिसाब से ही एक ग्रुप को ए और बी दो अलग अलग पार्ट में भी बांटा। लास्ट को जो ग्रुप है, लास्ट ग्रुप को उन्होंने नाम दिया ट्रांजिशन सीरीज का, जहां पर उन्होंने एक ही स्लॉट में कई जो है एलिमेंट को रखा, लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकेल। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो लास्ट जो हमारी न्यूलैंड लॉ था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, वहां पर कोबाल्ट और निकेल वो जो है फ्लोरीन के साथ रखे हुए थे और आयरन बिल्कुल अलग था। लेकिन यहाँ पर मेंडलीव ने क्या किया? आयरन, कोबाल्ट, निकल उन सब की प्रॉपर्टी को सेम देखते हुए उन्होंने उसको 8th ग्रुप में रख दिया। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक बात और ध्यान से देखो तो इसमें दिखाई दे रहा है आपको इसका एटॉमिक मास कितना है? 55.85। इसका कितना है? 58.93। ठीक है, और 58.71 वो बिल्कुल ही लास्ट में है, यानी बिल्कुल ऑर्डर ही जो है ऑपोजिट हो गया, जिसके कारण ये इसकी एक बड़ी लिमिटेशन उभर कर आगे आई। और ये भी पीरियोडिक टेबल जो है वो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकी।
दूसरा, इसके अंदर ये एक पॉजिटिव पॉइंट था कि इनके अंदर ब्लैंक स्पेसेस छोड़े गए ताकि फ्यूचर में जो डिस्कवर्ड एलिमेंट्स होंगे उनको बिना किसी डिस्टर्बिंग के यहाँ पर रख दिया जाए। नेक्स्ट इसमें क्या पॉइंट है कि ये जो पीरियोडिक टेबल थी दैट वाज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कौन सी? उनकी ऑक्साइड्स फॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज, उनकी हाइड्राइड फॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे? ऑक्साइड्स बनते हैं। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके जो एलिमेंट्स है वो क्या फॉर्म करते हैं? हाइड्राइड्स बनते हैं। तो कौन से ग्रुप में कैसे ऑक्साइड्स बनेंगे, कैसे हाइड्राइड्स बनेंगे, वो जो है मैंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल से क्लियर किया। इनको हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे पता लगाएंगे हम कि कौन से मेटल कौन से ऑक्साइड्स बनाएंगे, कौन से हाइड्राइड्स बनाएंगे। और ये पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है स्टूडेंट्स, और आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का भी ये क्वेश्चन है कि ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स जो है आपको लिखने होते हैं कि ये कौन से ऑक्साइड्स फॉर्म करेगी मेटल, या ये एलिमेंट कौन से हाइड्राइड फॉर्म करेगा। यहाँ से आप इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हो। दैट हॉरिजॉन्टल रोज क्या है? पीरियड्स हैं, एंड वर्टिकल कॉलम्स आर प्रेजेंट 1 to 8, एंड इट विल शो रेगुलर ग्रेडेशन दैट इज इंक्रीज टू डिक्रीज और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यानी प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज भी हो सकती हैं, डिक्रीज भी हो सकती हैं। And the groups that are being subdivided into A and B subgroups, and group 8 don't have any subgroup। यहाँ पर देखिए आप 8 जो ग्रुप है उसका कोई भी सबडिवाइडेड ग्रुप नहीं है। All the elements in a particular group have similar properties। एक जो ग्रुप होगा उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सिमिलर होंगी, और उनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है उसके अंदर भी एक रेगुलर ग्रेडेशन होगा जो भी एलिमेंट्स एक ग्रुप में रखे हुए हैं। नेक्स्ट, अब हम अगर मैंडलीफ की मेरिट्स की बात करें कि मैंडलीफ की पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो थी उसकी मेरिट्स क्या क्या थी, कि एक तो उनकी जो मेरिट थी, मेन पॉइंट क्या था कि पहले जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का जो अप्रोच दी गई उनमें एटॉमिक मास जो है वो कुछ एलिमेंट्स का गलत था। मैंडलीफ ने क्या किया? कुछ एटॉमिक मास को उन्होंने करेक्ट किया। अगर हम एग्जांपल लें तो लाइक बेरिलियम का एटॉमिक मास जो पहले चल रहा था वो था 14.9, लेकिन उन्होंने अपनी रिसर्च स्टडी और एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन, उनकी प्रॉपर्टीज, उन सब के बेस को देखते हुए उन सब के बिहाफ पर एटॉमिक मास को करेक्ट किया और वो किया 9.1। ओके, तो ये उनकी जो है एक मेरिट थी। दूसरा, मैंडलीफ ने जो है प्रेडिक्शन की कि न्यू एलिमेंट्स भी फ्यूचर में डिस्कवर होंगे, जिसके लिए हम डिस्कस कर चुके हैं। उन्होंने ब्लैंक स्पेस छोड़े और वेकेंट स्पेस जो है उनके अंदर बाद में एलिमेंट रखे भी गए। तो फॉर एग्जाम्पल ही प्रपोज द एग्जिस्टेंस ऑफ सम अननोन एलिमेंट। अब देखिए इसमें टेबल में बात करें, मैंडलीफ ने क्या किया कि उन्होंने पहले ही जो स्पेस छोड़े थे उनका नाम दे दिया। जैसे बोरोन है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा उसका नाम उन्होंने दिया इक्का बोरोन। इक्का का मतलब होता है नेक्स्ट, यानी इससे जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो ये होगा। उन्होंने वो जो है एक टेम्परेरी बेस पे नाम दिया इक्का बोरोन। ये यहाँ पर जो आएगा वो क्या होगा? एक्का एल्यूमिनियम। यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वो क्या होगा? एक्का सिलिकॉन। तो उन्होंने पहले ही फ्यूचर में आने वाले एलिमेंट्स को पहले ही प्रेडिक्शन के हिसाब से उन्होंने उनको नाम दिया। ठीक है, तो यानी बाद में एलिमेंट डिस्कवर भी हुए और उनके नाम भी दिए गए। वो क्या थे? एका बोरोन को नाम दिया गया सेकेंडियम, एका एल्यूमिनियम गैलियम, और एका सिलिकॉन को क्या नाम दिया गया? उनको नाम दिया गया जर्मेनियम। आप न्यू जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बाद में बनाई गई उसको भी आप देख सकते हो, लाइक सेकेंडियम, गैलियम जो रखा गया, और उसके बाद था जर्मेनियम। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं कि मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल में ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स जो प्रॉपर्टी दी गई वो कैसे हम जो है ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए, ऑक्साइड्स आर कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे। तो इसमें देखिए, अगर आप आरओ की बात करते हो, आरओ का मतलब कोई आर क्या हो सकता है? यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो देखिए, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। ठीक है, तो 12 में अगर आप देखोगे तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है? इसकी वैलेंसी होती है 2, और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी कितनी होगी? 2। तो यानी ये जो फॉर्मूले हैं ये आप 9th क्लास में अच्छे से जो है आपको बनाने आते हैं, आपने सीखे होंगे। तो मैग्नीशियम की भी 2 है और ऑक्सीजन की भी कितनी है? 2। तो इस तरह से आप क्रिस क्रॉस करके फॉर्मूला बना सकते हो, यानी क्या फॉर्म होगा? इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह कैल्शियम की अगर बात करें, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्मूला हो जाएगा, जिंक का जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल के हिसाब से ये जो है फॉर्मूले दिए थे। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टेबल को देखो तो R2O का मतलब क्या है कि अगर हम सोडियम का एग्जांपल लें तो सोडियम की वैलेंसी होती है 1, और 1 वैलेंसी है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2। तो कितने सोडियम की जरूरत होगी? 2 सोडियम की जरूरत होगी, जिसके कारण फॉर्मूला क्या बना? R2O। अगर हम हाइड्राइड की बात करें तो सोडियम की वैलेंसी भी 1 है और हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 है, तो फॉर्मूला क्या होगा?
NaH यानी NaH सोडियम हाइड्राइड यहाँ से बन सकता है। ओके, तो इस तरह से, इसी तरह अगर हम सेकेंड ग्रुप की बात करें तो लाइक MgO, इसका क्या बनेगा MgO, और अगर हाइड्राइड की बात करें तो MgH2 बनेगा, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2 और हाइड्रोजन की 1 है, तो 2 वैलेंसी को कंपनसेट करने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिएंगे, 2 हाइड्रोजन चाहिएंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा MgH2। तो फिर से हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, लाइक R2O, Li2O, Na2O सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड, ठीक है। इसी तरह R2O3 थर्ड ग्रुप की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, B2O3, इस तरह के ऑक्साइड्स फॉर्म होंगे। अगर हाइड्राइड्स की बात करें तो LiH, ये हमने अभी कर लिए हैं, ठीक है। MgH2 बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, RH3 यानी अमोनिया, NH3 बनेगा, CH4 बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मैंडलीफ ने इस तरह ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के बारे में इसकी क्लासिफिकेशन देके एक बहुत ही बड़ी अप्रोच यहाँ से दी थी, जिसके काफी बेनिफिट्स थे, और इन्हीं के हिसाब से फिर आगे जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक बेस बना, और उसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आज भी हम यूज करते हैं। अब इसमें भी कुछ प्रॉब्लम थी, काफी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें सबसे मेन प्रॉब्लम क्या थी, पोजीशन ऑफ आइसोटोप, ठीक है। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखो तो इसके अंदर देखिए जो हाइड्रोजन है, इसकी जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं हो पाई। वो कैसे नहीं हो पाई कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी लिथियम से भी मिल रही है अगर हम वैलेंसी के बेस पे देखें, और हाइड्रोजन जो है इसकी प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर ग्रुप नंबर 7 से भी मिलती है, फ्लोरीन क्लोरीन जो भी हमारा 7 ग्रुप था, यहाँ से भी इसकी प्रॉपर्टी मिल रही थी। तो इस चीज को जो मैंडलीफ है वो जस्टिफाई नहीं कर पाए, ठीक है। फर्स्ट लिमिटेशन उनकी वही थी। दूसरा देखिए, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास बट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी एटॉमिक मास कैसा होता है, डिफरेंट होता है। अगर आप हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात करो तो लाइक 1H1, 1H2, 1H3 यानी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। तो यानी इस हिसाब से जब पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास के बेस पे बांटा जा रहा है, एटॉमिक मास के बेस पे उसकी को क्लासिफाई किया जा रहा है, तो हाइड्रोजन को 3 पोजीशन मिलनी चाहिए थी, ठीक है। एक पोजीशन किसको मिलती, आप प्रोटियम को देते, एक पोजीशन जो है ड्यूटेरियम को, और थर्ड पोजीशन ट्रीटियम को मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ठीक। तो ये उसकी क्या थी, लिमिटेशन थी। दूसरा, एनामलस पेयर ऑफ एलिमेंट, तो हमने देखा था लास्ट में जो है 3 एलिमेंट्स को इकट्ठा रख दिया गया, कोबाल्ट, निकल और आयरन, तो ये इकट्ठा रखना वो भी जो है उसके फेवर में नहीं था। इस चीज को मैंडलीफ एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तीसरा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप 1 और ग्रुप 7 से जो है सिमिलर थी, लेकिन मैंडलीफ ने हाइड्रोजन को कहाँ रखा, फर्स्ट ग्रुप में रखा, बट विदाउट एनी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, फोर्थ इज ग्रुपिंग ऑफ केमिकल डिसिमिलर एलिमेंट्स। केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स का क्या मतलब है कि नोबल मेटल्स लाइक कॉपर और गोल्ड, अगर आप पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखो तो ये देखिए, ये है आपका गोल्ड, ओके, और ये क्या है, सिल्वर है। इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम इनसे, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये रिएक्टिव मेटल हैं। लेकिन अगर हम बात करें कॉपर की, ये बिल्कुल डिफरेंट मेटल है इनसे। कॉपर और सिल्वर और गोल्ड ये बिल्कुल ही अनरिएक्टिव मेटल्स हैं, तो इनको भी ग्रुप 1 में रखना ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा नेगेटिव था। सो सेकंड, मैग्नीज इज केमिकली डिफरेंट फ्रॉम हैलोजन्स बट ऑल आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। अगर हम मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज की जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर हम मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज की प्रॉपर्टी वो बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम क्लोरीन और फ्लोरीन से, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको सेम 7th ग्रुप में रखा, ये भी एक लिमिटेशन रही। उसके साथ साथ हमने किया था कि एटॉमिक मास जो है जिसका कम था वो बाद में रखी गई, जिसका ज्यादा था वो पहले जो है मेटल रख दी गई। तो ये कुछ लिमिटेशन मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल की रही। अब इन लिमिटेशन से निकलने के लिए आगे फर्दर फिर क्लासिफिकेशन की गई एलिमेंट्स की, और जब उनकी क्लासिफिकेशन की गई तो काफी एलिमेंट्स जो है वो नोन थे, डिस्कवर हो चुके थे, और वो जो नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल है दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो आई होप आपको मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल जो है वो अच्छे से कंप्लीट क्लियर हो गई है। फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता है कि आपको जो है यहाँ से समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।